हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम आज के इस वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन के टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और ऐसे आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जो कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन ईएस में भी पूछे गए हैं, कुछ स्टेट आपके एई और जेई के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे, फिर आगे के वीडियोस में हम इस क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन के लेवल को हम थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आपका ऑप्शन ए कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग जी, सी या फिर एन से डिनोट करते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो हम जानते हैं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेन को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे, ठीक है, जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, जी हम लोग ले लेते हैं उसे। ठीक है, और यही जी क्या कहलाता है, शियर मॉडुलस कहलाता है। ओके, तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और हमें और क्या देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू बढ़ता जाता है, डिस्टॉर्शन का वैल्यू घटता जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसका रेशियो होता है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन का। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पॉइजन्स रेशियो जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पॉइजन्स रेशियो का, क्योंकि हर बार अलग अलग तरीके से आपको पॉइजन्स रेशियो को पूछता है। ठीक है, अब इसमें क्या ऑप्शन दिया है, एक्सियल स्ट्रेन डिवाइड टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और किस तरीके से आते हैं हम समझते हैं उसे। ये देखिए, एक्चुअली में हम पॉइजन्स रेशियो को बोलते क्या है, बेसिकली लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, ये देखिए, मान लीजिए ये कोई आपका एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब जब फोर्स लगाएंगे तो ये इसके लेंथ में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, इसके लेंथ में कुछ चेंज आएगा। अगर मैं इसे खींचूँ तो इसके लेंथ तो इंक्रीज़ हो जाएगा, बट इसका जो डेप्थ है या डायमीटर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ के अलॉन्ग जो होता है, ठीक है, ये देखिए, लेंथ के अलॉन्ग जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्रांसवर्स या फिर लेटरल कहते हैं। ठीक है, अब समझिए इसे। अब देखिए, बेसिक इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें पॉइजन्स रेशियो का, तो वो होता क्या है, लेटरल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन आपको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से इसे पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल को ही हम लोग लीनियर भी कहते हैं, एक्सियल भी कहते हैं, और लेटरल को ही हम लोग ट्रांसवर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, एक एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन इसको आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसे और किस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, लेटरल बाय लीनियर। ठीक है, लेटरल बाय लीनियर भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्स बाय एक्सियल भी कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसका लेटरल डायमेंशन क्या होता है, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ
ट्रांसवर्स टू लीनियर। ठीक है, इन सारी चीज़ों का मतलब एक ही होता है, बस नाम अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स टू एक्सियल। ओके, यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पॉइजन्स रेशियो म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, हम लोगों ने किया, ये देखिए ट्रांसवर्स टू एक्सियल, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, 2 × 10⁵ मेगापास्कल या फिर 200 गीगापास्कल। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, 200 गीगापास्कल या फिर 2 × 10⁵ मेगापास्कल होता है। अगर गीगापास्कल में दिया होता तो ये 200 गीगापास्कल होता। क्लियर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पर आपको कंक्रीट का पूछा होता तो कंक्रीट का क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 5000√FCK। ठीक है, FCK। ठीक है, FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर आपको कंक्रीट का पूछा होता तो। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं शेयर फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, जिसकी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें शेयर फोर्स का यूनिट क्या होता है, शेयर फोर्स का यूनिट होता है किलो न्यूटन या फिर न्यूटन। ओके, या केजी भी ले सकते हैं। ओके, अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है न्यूटन पर mm² या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यही होता है, न्यूटन पर mm²। क्लियर है, लेकिन स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन क्या होता है आपका यूनिटलेस होता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा उसका यूनिट। अगर चेंज इन डायमेंशन भी मीटर में है, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन भी क्या होगा, मीटर में ही होगा, ये दोनों कट गया तो ये क्या हो गया, यूनिटलेस हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग इसका ऑप्शन गलत ही लगा करके आते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अल्टीमेट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। अब देखते हैं हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, हुक्स लॉ में होता क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहाँ तक, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ये वाली लाइन को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। देखिए मैंने इसे अपने पर्टिकुलर इस हुक्स लॉ के टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में रखी हुई है। ठीक है, जहाँ मैंने आपको अच्छे से समझाया। लेकिन आपको यहाँ अगर देखें तो ये वाली लाइन को आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। आपका जो हुक्स लॉ होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। ठीक है, तो हुक्स लॉ होता क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। अगर हम लोग इसका एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में अगर समझे तो ये क्या है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट को यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का अगर आपको कर्व समझना है तो उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये जो बी पॉइंट है ये कहलाता है इलास्टिक लिमिट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन रहता है ना, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये स्लाइटली कर्व होने लगता है।
तो हमारा जो हुक्स लॉ है वो इस पॉइंट तक ही वैलिड रहता है, ठीक है, इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही वैलिड रहता है हमारा हुक्स लॉ। और इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, इलास्टिक लिमिट में मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना। मतलब अगर मैं फोर्स लगाया किसी मटेरियल में और उसको फोर्स को रिलीज कर दूं तो वो क्या करेगा, अपने शेप को रीगेन कर लेगा। ये होता है इलास्टिक लिमिट का प्रॉपर्टी। लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। ये चीज़ समझ के रखना है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हुक्स लॉ आपका कहाँ तक वैलिड होता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इलास्टिक लिमिट पे लगा देते हैं। लेकिन इलास्टिक लिमिट नहीं होगा, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक वैलिड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि वो जा करके इलास्टिक लिमिट को टिक लगा देते हैं, जबकि वो गलत है, ठीक है। तो हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर अ कंप्लीट आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर अ कंप्लीट आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलोज हुक्स लॉ। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं हमारे इलास्टिक कांस्टेंट पहले, अरे ओके। चलिए अब देखिए, आपका जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होता है, किसी पॉइंट पे, ठीक है, अगर कोई जो उसके बिहेवियर होगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसमें ये कुछ इस तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब हमारे इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, हमारे इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं ई, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक होता है म्यू, पॉइजन्स रेशियो, और एक होता है के, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे इलास्टिक कांस्टेंट कितने हुए, हमारा इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 4, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, 4, 4 नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल में, तो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल में, 2। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। इसने सिर्फ पूछा है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल में इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, तो इलास्टिक कांस्टेंट 4 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, तो इंडिपेंडेंट कितने होते हैं, 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर से थोड़ा सा हम लोग और लेवल को बढ़ाते हैं, अब थोड़ा न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल में देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टील क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 cc, 8000 cc मतलब 8000 सेंटीमीटर क्यूब, इज सब्जेक्टेड टू ऑल राउंड स्ट्रेस ऑफ 1330 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज 1.33 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूमेट्रिक चेंज इज। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, आपको क्वेश्चन में एक क्यूब दे दिया है जिसका वॉल्यूम है 8000 cc, ओके। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो स्ट्रेस लगा रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है 1330, और क्या बोल रहा है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब के की वैल्यू दी हुई है 1.33 इंटू 10⁶, और आपसे कह रहा है कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 8000 cc, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है, ओके। अब देखिए समझते हैं हम लोग, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, इसे सिंप्लीफाई किए हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v का वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो होगा। अब हमने क्या किया है, डेल v को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है और k को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया है, क्लियर है, याद तक की चीज़ें। अब हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये देखिए हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, हमें एक इक्वेशन मिल जाता है कुछ इस तरीके का, जब सिंप्लीफाई करते हैं तो। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा की वैल्यू रख दिए, v की वैल्यू हमें पता थी, v की वैल्यू रख दिए, और k की वैल्यू पता थी, k की वैल्यू रख दिए। जब सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 cc,
ठीक है, 8 cc 8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ ई यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या फिर इलास्टिक मॉडुलस या फिर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ई को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस। इफ ई इज इक्वल टू 2.06 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², then an axial pull of 60 kN suddenly applied to a steel rod 50 mm in diameter and 4 meter long. It caused an instantaneous elongation of the order of। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास रॉड है, ठीक है, उस रॉड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है हमें, उस रॉड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया है, 2.06 इंटू 10⁵। उसमें क्या कह रहा है, एक सडन अप्लाइड लोड मतलब इम्पैक्ट लोड की बात कर रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट लोड लग रहा है कितना, 60 किलो न्यूटन का। उस रॉड का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 50 mm का, और लेंथ कितना दिया हुआ है, 4 मीटर का। अब कह रहा है कि इसके कारण जब रॉड का डायमीटर है 50, लेंथ है 4, ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि अगर मैं 60 किलो न्यूटन का इम्पैक्ट लोड लगाऊँ या सडन लोड लगा देता हूँ, तो उसके कारण उसमें उसका कितना इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन होगा। ठीक है, इंस्टेंट एलोंगेशन कितना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एलोंगेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो एक्सियल लोड के लिए कितना होता है, PL/AE। ठीक है, यहाँ पर को ध्यान देंगे, इस वाले पोर्शन को ध्यान दीजिए, PL/AE होता है। अगर यहाँ पर कहा जाता कि सेल्फ वेट के कारण, ठीक है, एक्सियल लोड या फिर ग्रेजुअल लोड के कारण कितना होता है, अगर मैं बात करूँ एक्सियल लोड या फिर ग्रेजुअल लोड की, तो उसके लिए कितना होता है आपका एलोंगेशन का वैल्यू PL/AE। ठीक है, सेल्फ वेट के कारण कितना होता है, PL/2AE, और इम्पैक्ट लोड के कारण कितना होता है, 2PL/AE। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सेल्फ वेट के कारण किसी बॉडी पे एलोंगेशन कितना होगा, तो सेल्फ वेट के कारण कितना होता है, PL/2AE। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है एक्सियल लोड या फिर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के कारण, तो कितना होता है, PL/AE। यहाँ पर पूछा क्या गया है, सडन लोड, सडन लोड के कारण क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन, तो इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन कितना होता है, 2PL/AE। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें। चलिए, अब हमको क्या क्या पता है, हमें P की वैल्यू पता है, हमें D की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें पता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है, P की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, P की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है। अब क्या किया है हम लोग, सबसे पहले तो इसे किलो न्यूटन से हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, MM में चाहिए, तो इसे हम लोगों ने किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है। D तो MM में ही दिया हुआ था, L को भी हम लोगों ने क्या किया है, MM में कन्वर्ट कर दिया है। अब फॉर्मूला हमें पता है क्या रखना है, 2PL/AE, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ रखी है। सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, 2 इंटू P कितना दिया हुआ है, 60 इंटू 10⁻3, L कितना दिया हुआ है, 4000, यहाँ पर रख दिए। अब A हमें पता नहीं है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, किसी बार का डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सर्कुलर है, और सर्कल का हमें पता है कि एरिया कितना होता है, π/4d², वही चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने रखा है। E की वैल्यू भी हमें पता है कितने है, 2.06 इंटू 10⁵। ठीक है, तो सारे वैल्यूज़ को पुट करके जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है, एलोंगेशन, जिसको हम लोग डेल कह सकते हैं या फिर डेल एल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एलोंगेशन कितना मिलता है हमें, 1.19 mm। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1.19 mm, तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A bar of diameter 30 mm is subjected to a tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.09 mm and the change in diameter is 0.0045 mm, then the Poisson's ratio will be। क्या कह रहा है, एक डायमीटर, एक बार है जिसका डायमीटर कितना है, 30। ओके, ये देखिए, एक बार है जिसका डायमीटर कितना है, 30, और लेंथ कितना दिया हुआ है, 200 mm। अब कह रहा है कि उसमें जब हम लोगों ने फोर्स लगाया तो उसके लेंथ में कितना चेंज आया है,
9 mm का, 0.09 mm का, और डायमीटर में कितना चेंज आया है 0.0045 mm का चेंज आया है। चलिए देखते हैं अब क्या कह रहा है। हमें डायमीटर ऑफ बार दिया हुआ है 30 mm, चेंज इन डायमीटर दिया हुआ है 0.0045, लेंथ ऑफ बार कितना दिया हुआ है 200 mm, और चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है 0.09। अब म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इसमें समझिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए समझिए, इसे कह रहा है कि एक बार है, कुछ इस तरीके का बार है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे ही हम लोगों ने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो इसके लेंथ में चेंज आएगा और डायमीटर में भी चेंज आएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। भाई किसी चीज़ को खींचोगे तो उसका लेंथ तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ये डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका डायमीटर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब हमको पता है वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि चेंज इन डायमीटर कितना आया है 0.0045, लेंथ में कितना चेंज आया है 0.09। अब देखिए समझिए, पॉइजन्स रेशियो पूछ रहा है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग होता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, लेटरल, ओके। तो यहाँ पर रख दीजिए। अब लेटरल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब लेटरल में क्या है, डायमीटर है, तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर हमको पता है, चेंज इन डायमीटर कितना है 0.0045, और ओरिजिनल डायमीटर कितना था, ओरिजिनल डायमीटर था 30, तो रख दिया यहाँ पर। फिर हमें क्या पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो लेंथ कितना, अच्छा स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है 0.09, ओरिजिनल लेंथ कितना था 200 mm, रख दीजिए। जब रखने के बाद इन सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है ना, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब रखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, पॉइजन्स रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। आपको बोल रहा है कि बल्क मॉडुलस आपको के दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका जी है, तो पॉइजन्स रेशियो कितना होगा, कैसे हम पॉइजन्स रेशियो को एक्सप्रेस करेंगे। तो अब देखिए इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से, ई, जी, के एंड म्यू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 4 इसके रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन कौन सा होता है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। सेकेंड रिलेशन कौन सा होता है, E इज इक्वल टू 9kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी, ठीक है। एक रिलेशनशिप कौन सा होता है, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और एक क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2g, ठीक है। तो यही वाला आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब क्या दिया था हमें, k का वैल्यू दिया था और g का वैल्यू दिया था, और आपको क्या पूछा था, म्यू पूछा था, ठीक है। तो ये देखिए म्यू का वैल्यू कितना होता है 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2g। ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिलेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेस स्ट्रेन में आपके इसी से बनेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके स्ट्रेस स्ट्रेन के टॉपिक से इस रिलेशनशिप से ही बनेंगे। तो आपको ये चारों रिलेशनशिप आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 9kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस G, और म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाई 6K प्लस 2G। ये चारों रिलेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाई 6K प्लस 2G। तो आपका सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। किसी मटेरियल का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इज इक्वल टू ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब k इज इक्वल टू 2G। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे डिनोट करते हैं, G से, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है कि k इज इक्वल टू 2G है, तो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू कितना होगा उस मटेरियल के लिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपको,
k इज इक्वल टू 2g आपको कंडीशन दिया हुआ है। अब हमको पता है कि म्यू और k और g के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g ये होता है। अब जहाँ जहाँ पर k है उसके जगह पे आप 2g पुट करते जाइए, ठीक है, इस k के जगह पे 2g पुट करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। जब इसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6g माइनस 2g डिवाइडेड बाई 12g प्लस 2g। 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, और 12 प्लस 2 कितना होता है 14। जब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/7। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, 2/7, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे प्रीवियस ईयर के, और ये क्वेश्चन आपको एसएससी जेई में भी पूछे गए हैं, आरआरबी जेई में भी पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन स्टेट जेई के हैं और कुछ क्वेश्चन आपके ईएस के भी हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन थे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, इजी से हम लोगों ने शुरुआत किया था और थोड़ा क्वेश्चन को हम लोगों ने लेवल बढ़ाते गए। अब नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो में आते जाएंगे तो क्वेश्चन के लेवल को और थोड़ा इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पर्टिकुलर वीडियो में कहीं पर आपको डाउट होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, वहाँ मैं आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझा सकता हूँ। क्लियर है। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको हर दिन नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।